अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ फिर से एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18, 19, 20 और 21। मैं ये चारों चैप्टर एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि जो आगे वाला पोर्शंस है ना, आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें कोई ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं नहीं, तो ऐसे छोटी छोटी वीडियोस बनाने से अच्छा है कि एक ही दफ़ा एक कंपाइल्ड हो जाए। ठीक है, मे बी 20 मिनट्स 25 मिनट्स की ये वीडियो हो जाए, लेकिन ये हो जाएगा कि एक ही वीडियो में आपको चारों चैप्टर्स मिल जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ कि ज़्यादा डिस्कशन वाली चीज़ें हैं भी नहीं, यानी पॉइंट्स हैं, टू दी पॉइंट चीज़ें आई हुई हैं, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चैप्टर 18 में गेट्स वाला टॉपिक भी है और गेट्स में से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हर साल ही आ रहे हैं और इसमें भी काफ़ी सारे हैं। तो उनके लिए वैसे तो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा कम्प्लेक्स सर्किट्स बना के वो दे देते हैं हम, जिसकी वजह से ना थोड़ा कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को भी टैकल करने का ये है हल कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं गेट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के उसमें आपके साथ सारे फार्मूले शेयर कर दूंगा और सारे डिटेल के साथ डिस्कशन कर लेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ हो तो उसमें किस तरह से काम करना चाहिए और उसमें से शॉर्टेस्ट वे फाइंड कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब कि उस एक अलग सेशन में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले चैप्टर 18 है, तो उसमें पहला एमसीक्यूज़ है द ट्रांजिस्टर इज़ बेसिकली, ट्रांजिस्टर जो है ना वो बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर है, वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा होता है। LDR इज़ सेंसर फॉर लाइट के लिए है, एप्लीकेशंस में है ये, आप देख सकते हैं बुक में ही है ये, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है नहीं। इन अ नॉर्मल बायस्ड कंडक्टर द डिवीजन ऑफ करंट विल बी, ये हमने अपने चैप्टर डिस्कशन में किया हुआ है फार्मूला। तो वहाँ पे था कि जो मीटर का करंट है ना वो इक्वल होता है बेस और कलेक्टर के करंट के। आई थिंक यही फार्मूला है, वैसे उसमें भी देख सकते हैं आप। ये तो एक वो है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, बुक में भी ये मिल जाएगा आपको। गेट हैविंग इनपुट 1 and 1 वाइल आउटपुट इज़ 0 विल बी, अब 1 और 1 आउट इनपुट हो तो उसके केस में आउटपुट 0 आ रहा है। तो ये आमतौर पर दो केसेस में हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव आर गेट के केस में होता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव आर गेट का जो फार्मूला है, टाइम ज़्यादा ना लगे तो मैं कर देता हूँ थोड़ा ए, उसके बाद ऊपर डैश, यानी कि ये डैश जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो भी इसमें इनपुट होगा ना उसे रिवर्स कर रहा होगा उस हिसाब से, और प्लस बी, पहले लिख लें या बाद में लिखें इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए। अब बी के ऊपर डैश और ए के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि ये डैश जो है, अब मैं कहता हूँ मेरे पास दोनों इनपुट 1 1 है, तो यहाँ पे डैश के केस में 0 हो जाएगा और बी जो है यहाँ पे वो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस इसी तरह बी जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा और ए जो है 1 ही रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है हमारे पास जो, सॉरी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जो हो रहा है यहाँ पे, और उस केस में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि 1 0 हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई का केस हो रहा है, सॉरी ये, तो मल्टीप्लाई में ये 0 हो जाएगा और ये चीज़ भी हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसका आउटपुट जो है हमारे पास वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो नॉर गेट है, नॉर में सिंपल होता क्या है, ए प्लस बी ही है उसका फार्मूला, सिंपल। फ़र्क है कि इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे उलट कर देगा, ऊपर इसके बार होता है, तो ये सेम फार्मूला ही है एक किस्म से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस केस में 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 1 ही आएगा। हमने ये डिस्कशन की हुई है कि 1 क्यों आता है, और ऊपर बार है तो वो 1 को 0 कर देगा। तो ये बी और सी दोनों केसेस में ही ये रिज़ल्ट आ रहा होगा। ए जो है उसके केस में 1 1 हो तो 1 ही आउटपुट आ रहा होगा हमारे पास। In which of the following output is 1 when a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1। अभी ये जो पीछे एमसीक्यूज़ अभी हमने डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, ये दोबारा उसी से मिलता जुलता आ गया है, लेकिन इसमें हल्का सा फ़र्क है, तो वो देखते हैं कैसे। कहते हैं आपका जो इस दफ़ा भी इन आउटपुट हमें उसने बता दिया है, इनपुट भी उसने हमें बता दिया। फ़र्क ये है कि पिछली दफ़ा हमारे पास अगर आउटपुट जो था वो 0 था, तो इस दफ़ा 1 आ रहा है। तो ये तो हमें पता है ए के केस में, और गेट के केस में ये कंफर्म है 1 1 हो तो आउटपुट हमारे पास 1 आता है। अब एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नॉर है, एक्सक्लूसिव और हमने अभी डिस्कस किया है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ एक कन्फ्यूजन रह गई है कि सी में भी ऐसा होता है कि नहीं, यानी कि हम ए ऑप्शन करेंगे या, क्योंकि डी ऑप्शन उसने ऐसे दे दिया, ए और सी दोनों ही, तो दोनों हैं। देखते हैं नॉर के केस में अब होता है क्या, फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है ना, इसी फार्मूले के ऊपर अगर आप एक बार लगा दें
तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आया है वो 0 0 की बजाय 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि सी के केस में भी आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास बोथ ए एंड सी बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट? रिवर्स बायस जो फोटो डायोड्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए, एप्लीकेशंस में है ये भी। इन डायोड्स द ग्राफ इज़ ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज और करंट का ग्राफ बन रहा होता है। कुछ इस तरह से है, अगर मैं हल्का फुल्का सा देखा हूँ तो ऊपर वाली कर्व तो मुझे नहीं याद, ये वाली ज़रूर याद है, ये इस तरह गिर रही होती है और ऊपर आई थिंक इस तरह है कुछ करके, जैसे भी है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास, वाई एक्सिस पे करंट होता है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज होता है। अ रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन एक्ट एज ऑफ स्विच के तौर पे काम करती है, क्योंकि जब रिवर्स बायस्ड हो तो स्विच हमारा जो है सर्किट जो हमारा है ओपन होता है और ऑफ स्विच के तौर पे काम कर रही होता है। जो फॉरवर्ड बायस है उसके केस में हमारा स्विच ऑन होता है, क्योंकि वो क्लोज सर्किट कर रहा होता है, जिस वजह से वो ऑन स्विच के तौर पे काम कर रहा होता है। A NOR gate is only on when all the inputs are, कहता है कि जो एक NOR गेट है वो कब ऑन होगा, जब उसके आउटपुट सारे ऑफ होंगे। अभी हमने देख के आए हैं पीछे, तो उसके हिसाब से देखें तो हमें पता चल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ए भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है और नॉर का हम फार्मूला लगा लेते हैं, यानी ए प्लस बी 0 + 0, यहाँ पे हमारे पास जो बन रहा है आउटपुट समझ लें कि 0 बन रहा होगा, तो जो ऊपर बार होगा उसे 1 चेंज कर रहा होगा, जिससे पता चलेगा कि गेट ऑन है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ट्रुथ टेबल इज़ गिवन फॉर, एक ट्रुथ टेबल दे दी है उसने, उसमें कहता है कि ए बी दो हैं इनपुट सोर्सेज और आउटपुट वोल्टेज आपके पास आ रहा है। 0 0 पे 1 है, 0 1 पे भी 1 है, 1 0 पे भी 1 है, 1 1 पे 0 है। अब हमें ये पता है कि 0 1 1 0 और गेट के केस में तो होता ही होता है, लेकिन आर गेट के केस में 0 0 1 नहीं होता, तो ये आर गेट हो नहीं सकता। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये कैंसिल हो गया। अब हम देख लेते हैं एंड गेट के केस में। एंड गेट के केस में मल्टीप्लाई करें तो 0 0 1 फिर नहीं हो सकता, तो एंड गेट भी हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हमने ऊपर जो है नॉर गेट का केस देखा है। नॉर गेट इज़ ओनली ऑन, कब ऑन होगा, जब तम उसके इनपुट्स ऑफ होंगे। तो 0 0 1 इस हिसाब से तो ये ठीक हो रहा है, लेकिन बाकी केसेस के हिसाब से देखें 0 + 1 ऊपर बार जो होगी वो इसे भी तो चेंज करेगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और इस तरह 1 बाई 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों 0 होने चाहिए थे अगर हमारे पास ये नॉर का ट्रुथ टेबल होता, तो ये भी ख़त्म। अब हमारे पास वैसे ही नैंड बच गया, तो ये तो हो गया क्योंकि हमने बाकी वेरीफाई कर लिया। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि ये कैसे है, यानी कि अगर आप पहले इसी पे ही चले जाते हैं ऑप्शंस में से, अगर आपका काम टाइम बचत हो जाता है, बाकी ऑप्शंस नहीं देखते, तो आपको देखिए ये है क्या। हमें पता है एंड के केस में 0 0 0 होता है और नैंड के केस में यानी कि उसको चेंज कर रहा होगा आउटपुट को, तो 0। अगर मैं कह देता हूँ, ये समझ ले मेरे पास टेबल है, साथ एंड गेट का मैंने बना दिया। ठीक है, ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ इस वक्त साथ, ये हमारे पास नैंड गेट का है। तो 0 0 के केस में एंड गेट का 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है और ये 1 होता है। एंड के केस में हमारे पास ये आउटपुट आता है और इसी का उलट अगर कर दें तो हमारे पास नैंड गेट होता है। तो देखें 0 0 जो है उसे 1, 0 को 1, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0 कर रहा होगा। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन, इससे भी पता चल जाता है कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑपरेशन एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो हैं उन्हें कहता है कि हम किस तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हम उन्हें इन्वर्टिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, कंपैरेटिव। ये मैंने आई थिंक अपने चैप्टर में डिस्कस किया, मुझे क्लियरली याद नहीं है इस वक्त, जो हमने अपना डिस्कशन की हुई है चैप्टर 18 की वीडियो, शायद उसमें ये भी कवर किया है, वहाँ पर एक पॉइंट था ऐसा। ट्रुथ टेबल इज़ गिवन फॉर, दोबारा सेम किस्म की ही ट्रुथ टेबल आ गई, जहाँ पे आउटपुट 1 1 1 और 0 है और इनपुट भी 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। तो ये अभी हम करके हटे हैं, अगर उसकी बेस पे ही देख लें तो हमें पता है कि ये किसका हो सकता है, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल है, हमें बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। द ट्रुथ टेबल शोन इन फिगर इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय 0 0 0 है, 0 1 1 है, 1 0 0 है, 1 1 0 है। अच्छा, अब इसके पहले 3 देखें ना हम, तो इससे तो हमें पता लगता है कि ये जी आर गेट हो सकता है, लेकिन
एंड पे जाके उसने सरप्राइज़ दे दिया है। अब वो कहता है कि इस सरप्राइज़ को भी पूरा करो। तो ये हमारे पास ऑर गेट तो हो ही नहीं सकता है, एंड गेट भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 1 1 नहीं, फिर 0 होना चाहिए था। 2 ऑप्शन ख़त्म। अब हमारे पास रह गया है नॉर गेट एंड एक्सक्लूसिव ऑर गेट। अभी हमने नॉर गेट के बारे में देखा था कि ये कब ऑन होता है, सिर्फ तब ऑन होता है जब दोनों ही ऑफ हों, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, 0 0 पे 0 दे रहा है, तो ये भी नहीं। तो हमारे पास बाकी बच गया एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, विच सिंगल गेट इन द फॉलोइंग सिस्टम इज़ इक्विवेलेंट। ये वाला जो है प्रॉब्लम वैसे 2016 में आया भी था, और ये मैंने जो अपना मैं टेस्ट लेता हूँ हर साल एक, जिसे कह सकते हैं मॉक टेस्ट कह सकते हैं, तो उसमें भी मैंने ये दिया था, क्योंकि मैंने पिक वहाँ से क्रॉप की हुई है मेरे वो टेस्ट में जो था। उस टेस्ट के में मैंने बिल्कुल जैसे पैटर्न होता है 4 कलर स्कीम्स बनाई थी, और उस हिसाब से इस वजह से ग्रीन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा जी, नॉट गेट लगा हुआ है ऊपर भी, एक नीचे भी, और एक एंड पे नैंड गेट है। इस तरह के जो सर्किट्स को करने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम जो डिस्कशन करेंगे वो इंशाल्लाह एक वीडियो इस पे कर लेंगे अलग से, अगर आप लोग कहेंगे। अगर वैसे समझना चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट में या एक छोटी सी वीडियो वैसे बना के, जब हम व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करेंगे तब आपके साथ मैं ये वाला शेयर कर दूँगा। आंसर इसका और गेट है, जब हम करेंगे तो तब देखेंगे ये। अच्छा, इसमें ऑप्शंस में एक मसला है, एक क्वेश्चन में मसला है, यहाँ पे भी 0 आता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं 1 के हिसाब से करूँ तो ये फिर नैंड गेट बनता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, और ये हमने हमारे लिए एक्सक्लूसिव ऑर गेट का केस होगा। अभी हमने पीछे देखा है एक्सक्लूसिव ऑर गेट 0 1 1 0 0 1 1 0। अच्छा जी, ये की आ गई इसी चैप्टर की। अब चैप्टर 18 ही था जिसमें थोड़ा टाइम लगना था, अब हम चलते हैं सीधा चैप्टर 19 पे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है जी, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। अब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात कर रहा है, उनकी नंबरिंग की नहीं, उनकी तादाद की नहीं, उनकी क्वांटिटी की नहीं। तो जो एनर्जी है ना, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के अलावा जो डिपेंड कर रही होती है वो करती है डिपेंड वेवलेंथ पे, और जो उसका आई थिंक वर्क फंक्शन है, वर्ड जो फाई की तरह बना होता है, एक सिंबल बुक में होगा, वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ही है, वेवलेंथ उसने नहीं दिया, वर्क फंक्शन नहीं दिया, तो हमारे लिए सिर्फ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज़ डबल देन फोटोन इमिशन विल भी 2 टाइम्स हो जाएगी। कैसे? रेडिएशन इंटेंसिटी अगर डबल करेंगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ फोटोन्स डबल हो गए हैं, बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डबल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो कर रहा होगा। द स्पीड ऑफ पेंडुलम इज़ अंडर रूट स्केयर रूट 0.19 सी। ये सी बाहर है, स्केयर रूट के अंदर नहीं है। अगर ये वाली कन्फ्यूजन हो जाए तो इससे थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल हो जाता है काम, बाकी वैसे मुश्किल नहीं है। एंड इट्स टाइम पीरियड इज़ 1.8 सेकेंड, देन व्हाट विल बी इट्स पीरियड इन इनिशियल फ्रेम। 2 सेकेंड है। कैसे है? नीचे लिखा हुआ है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। 0.19 वैल्यू जब आप पुट करेंगे v की, तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 0.19 बन जाएगा, जो कि आंसर आ जाएगा 0.81। अब 0.81 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आसान है, 0.9 होता है। जब 1.8 को 0.9 के साथ डिवाइड करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर 18 रह जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा। हवा में बातें कर रहा हूँ, देखने में सुनने में लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा कैलकुलेशंस ऐसे ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर पेन के फेवर में नहीं होता, मैं कहता हूँ, क्योंकि इससे टाइम की बचत होती है, और ई कैट में सब सारा जो मज़ा है वो टाइम में ही है। यानी जिसके पास टाइम एक्स्ट्रा होगा वो सुकून से पेपर अच्छे से कर सकेगा, जिसके पास टाइम कम होगा वो पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर सकेगा। अब बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी, फिर से सेम ही चीज़ आ गई है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट डिफरेंट कर दी है उसने, तो ये 2 सेकेंड ही आ जाएगा इसका भी। इफ़ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ डबल देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी डबल हो जाएगी। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, अभी ये पीछे देखा था, फ्रीक्वेंसी पे इमिशन डिपेंड नहीं करती, एनर्जी डिपेंड करती है। When a metal surface is exposed to light, it may emit electrons. The maximum energy depends upon. अभी बात की थी हमने, डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पे, वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो वेवलेंथ है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। कंफ्यूज नहीं होना, इंटेंसिटी पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, अभी फिर से वही आ गया है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है,
तो ये मैक्सिमम एनर्जी की बात कर रहा है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना। मैक्सिमम एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती। मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो बात हो रही है वो वेवलेंथ पे सिर्फ डिपेंड कर रही होती है, फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं करती। ये पीछे जो मैंने 6 में भी बताया वो थोड़ी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक थी। When a metal surface is exposed to light, it may emit electrons. The maximum energy of these electrons depend upon। फिर से वही आ गया, पता नहीं एग्जामिनर का कितना फेवरेट क्वेश्चन ये है कि हर दफ़ा ही दे देता है। According to Heisenberg uncertainty principle, for any given particle, it's not possible to accurately measure both its position and momentum। यही उसका एक्सप्रेशन है हाइजेनबर्ग का। Two blocks of iron are heated 200 degrees Celsius and 400 degrees Celsius respectively. Compared to 200 degrees Celsius block, 400 degrees Celsius will emit radiations of small wavelength। ये हमने अपने चैप्टर में जो चैप्टर डिस्कशन थे उसमें डिस्कस किया हुआ है। जो टेम्परेचर होता है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ कम होती जाएगी। ये की है, थोड़ी देर में इस पर रोक देता हूँ। उसके बाद चैप्टर नंबर है 20। चैप्टर नंबर 20 में फर्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ विजिबल वेवलेंथ स्पेक्ट्रम। ये हमने अपना डिस्कस किया था आई थिंक चैप्टर नंबर 16 में, इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। जो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारे पास है, बल्कि रेंज वहाँ पे है उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ आई थिंक वो था 3000 से लेके कोई 7-9 तक। तो उस हिसाब से देखो तो 400 जो है हमारे पास 400 एंड 750 डिफरेंट जगहों पे ना डिफरेंट वैल्यू मिल रही होती है, तो इसलिए 400 to 750 ठीक है। 7-9 तक आई थिंक है, 790 नैनोमीटर तक। एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्यों है, ये फार्मूला आपके सामने नीचे दिया हुआ है, 2 है। ई की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.6 क्रॉस 10 रेज 19 आ जाएगा हमारे पास। अब प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 10 है, तो एक पावर कम हो जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास 18 में जवाब आ रहा है, 19 में नहीं आ रहा। When the wave number of light is 5 multiplied by 10 raised 6 per meter, then its wavelength is। हमें पता है कि वेव नंबर जो है रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 क्रॉस 10 रेज 6 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आई थिंक हमने पीछे पहले किसी चैप्टर में डिस्कस किया या इसी से मिलता जुलता न्यूमेरिकल शायद पार्ट 1 में आया हुआ है कहीं पे। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो है 2 क्रॉस 10 रेज -7 प्लस 7 भी है यहाँ पे, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, जल्दबाजी के चक्कर में उस पर टिक नहीं कर देना। हाई एनर्जी फोटोन्स इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एन हैवी एटम कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। इनकी जो मेरे पास थी एक्सप्लेनेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस की, वो हमने वैसे डिस्कस की हुई है। कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सका क्योंकि वो मेरे नोट्स गुम हो गए थे। मैं चेक करूँगा एक दफ़ा फिर से, अगर कुछ मिलते हैं तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज कब प्रोड्यूस होती है, कंटिन्यूस कब प्रोड्यूस होती हैं, और इवन लेज़र वाला टॉपिक भी उसमें मेरे पास डिटेल में था, लेकिन अब मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है। अच्छा जी, ये की है, सिर्फ 4 एमसीक्यूज़ आए हुए थे इसमें से। अब है चैप्टर नंबर हमारे पास 21। हाइड्रोजन इज़ आल्सो कॉल्ड, प्रोटियम कहते हैं। H1 मास नंबर भी 1 और उसमें प्रोटॉन नंबर भी या इलेक्ट्रॉन भी 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है। ड्यूट्रियम के केस में डिफरेंट होता है, 2-1 होता है, और ट्राइटियम के केस में 3-1 होता है। रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिक्रीजेज। उसकी वजह क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी कम हो रही होती है, इस वजह से रेट ऑफ डिके जो है यानी कि डिके ओवर टाइम जो हो रहा होता है वो भी कम हो रहा होता है। इसका आई थिंक ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, और ये कभी भी पॉइंट जाके एक्स एक्सिस से नहीं मिलता, क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो रही होगी, वो बस उसके हिसाब से 50-50 इस तरह कम होती रहेगी। यूरेनियम 235-92 द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू न्यूक्लियॉन्स। तो हम न्यूट्रॉन्स का हमें पता है, न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर कह लें, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन दोनों का सम होता है, तो नीचे 235 आएगा। उस हिसाब से हमारे पास सी और बी में कन्फ्यूजन होने के चांसेस हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे पास साथ ऊपर न्यूट्रॉन का है, तो न्यूट्रॉन जो है हम 235 में से 92 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे वो है 143। हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
द नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट डज नॉट इमिट फॉलोइंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं फॉलो कर रहे होते, प्रोटॉन्स भी निकलते हैं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स में से, प्रोटॉन्स भी निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। 64 ग्राम ऑफ आयोडीन 131 इज अवेलेबल इन हाउ मैनी डेज, 8 ग्राम ऑफ इट विल बी लेफ्ट। तो देखें 64 ग्राम है हमारे पास और कहते हैं हाफ लाइफ जो है हमारे पास वो है 8 डेज़ की। तो 8 दिन के बाद रह जाएगा 32, उसके 8 दिन के बाद रह जाएगा 16 और उसके 8 दिन के बाद रह जाएगा 8 ग्राम से 8 ग्राम ही। तो 8 + 8 + 8 24, यानी 24 डेज़ के बाद हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी है वो 8 ग्राम्स रह जाएगी। अब प्रोटॉन इज एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन quarks. When an alpha particle is emitted, mass number and charge number डिक्रीज, ये हमने डिस्कस किया है, चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 4, मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 एंड चार्ज नंबर डिक्रीजेज बाय 2, यानी कि एक हीलियम एक लिहाज से निकल रहा होता है उसमें से। A source initially contains n not nuclei of a radioactive nuclide. How many of these nuclei have decayed after a time interval of 3 half lives? जो हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला होता है उसकी बेस पे हम देखें तो हाफ लाइफ हमारे पास यहाँ पे है जो है 3 है, n की पावर 3 हो जाएगी तो वो आ जाएगा 8, 1/8। मैं फार्मूला पूरा नहीं लिख रहा, ये मैं अपने लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें लिखा हुआ है। तो हमने माइनस करना है टोटल में से, यानी कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, हाउ मैनी ऑफ दी न्यूक्लियाई हैव डिकेड, डिके कितने हो गए हैं, यानी ये तो अब हमारे पास एक क्वांटिटी है जो बच गई है आफ्टर 3 हाफ लाइफ से। कन्फ्यूज ऐसी चीज़ है जो कंफ्यूज कर सकती है, अक्सर लोग देखेंगे यही कहेंगे अच्छा जी इतना टाइम है, 3 हाफ लाइफ्स हैं तो 8 है, 1/8, तो ये ऑप्शन है कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन नहीं, वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि कितनी बची है, वो पूछ रहा है कि कितनी डिके हो गई है। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल इतनी थी और हमारे पास ये अब बची हुई है, तो हम इसका जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 एंड नॉट बाई 8, जो हमारे पास इस वक्त वो मौजूद है। ठीक है, तो ये सब था हमारा फ़िज़िक्स पास पेपर्स डिस्कशन के बारे में। हमने काफ़ी लेंथी सीरीज़ को आखिरकार एंड कर दिया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो पेपर डिस्कशन मैंने करवाई हुई है मोस्टली मतलब होंगे इस वक्त वाईटी यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई होंगी, लेकिन वो रीसेंट होंगी। चाहे 2014 पेपर की डिस्कशन मिल जाए आपको, 15 की मिल जाए, 16 की मिल जाए, मे बी 17, 18, 19 की मिल रही हूँ। जो मैंने करवाई है 17 तक है, ये 2006 से लेके पेपर की, और ये चैप्टर वाइज बने हुए हैं। मैंने आपको पेपर डिस्कशन नहीं करवाई, मैंने उनकी चैप्टर वाइज डिस्कशन करवाई, यानी वो पता चलता जाए कि किस चैप्टर में से कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, किस साल कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस साल किस तरह के वो न्यूमेरिकल दे रहे हैं। ये सब कुछ आपको इन वीडियो सीरीज़ से पता चल सकता है। मैं इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि अगर आप लोग एक ही दफ़ा देखना चाहें सारी तो देख सकें। और पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। एक होता है कि बाज़ दफ़ा सेम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो हर लिहाज से ना पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस अगर आप खुद देखें तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर रेकमेंड करें ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, और हम बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैथ की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैथ के हम थोड़ी ट्रिक्स वाले लेक्चर्स पे डिस्कशन कर लें ताकि पेपर सॉल्विंग में आसानी हो, या फिर ऐसे कर लेंगे मैथमेटिक्स की हम जो पहले पास पेपर डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद कोई ट्रिक्स वाली वीडियो में शेयर कर दूँगा। लेकिन फिर उसमें ये होगा कि डिस्कशन में हम ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, तो ताकि वीडियो लेंथी ना हो। तो ये देखता हूँ मैं भी क्या करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट भी करो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।